हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्जामपुर 91 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सचिन सर के सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, एग्जामपुर 91 पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैनल बनाया गया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए, चाहे एलपी हो गए, आरपीएफ, एसएससी, जीडी हो गए, बीएसएससी हो गए, बिहार दरोगा हो गए, या बीपीएससी हो गए, या यूपी पीसीएस हो गए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने पास रखिए। दोस्तों, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों, वहाँ आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके जुड़िए दोस्तों टेलीग्राम से, और इस चैनल पर वही पढ़ाया जाए जो एग्जाम ओरिएंटल रहे। दोस्तों, जो एग्जाम में 100% सत्यता के साथ क्वेश्चन लड़े। चलिए दोस्तों, आगे हम सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर जो आज तक सीटेट में पूछा गया है दोस्तों, उसका हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सचिन सर के नोट्स का है। दोस्तों, आप लोग 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनावे और आप लोगों को दे। दोस्तों, न्यू चैनल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम वीडियो बनाते हैं, और आप सबसे क्या कहें दोस्तों, आप सब मदद कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है? फिर से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है? तो विकास का एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक औसत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होगा। दोस्तों, ये तीनों गलत है। दोस्तों, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होगा। तो आंसर नंबर 4 होगा। दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। बच्चे का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। दोस्तों, पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बचपन वह अवधि है जिसे, क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 सही है दोस्तों, जिसमें बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। दोस्तों, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों अनुकूलन, दूसरा अधिगम, तीसरा समाजीकरण, चौथा परिपक्वता। तो क्या बोला क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन दोस्तों, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? परिपक्वता कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? परिपक्वता। दोस्तों, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? डैश कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। दोस्तों, फिर से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार,
विद्यालय मीडिया, मीडिया मीडिया पास पुरुष। आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, परिवार और विद्यालय होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है दोस्तों। लॉरेंस 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है दोस्तों? पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो होगा दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत दोस्तों। सॉरी दोस्तों गलती, दंड और आज्ञा पालन होगा दोस्तों। दंड और आज्ञा पालन होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है दोस्तों? दंड और आज्ञा पालन। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए दोस्तों? मेरे अलावा इन परिवारों के, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मेरे अलावा इन परिवारों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने को सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, कौन सी तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? सजाइए दोस्तों। पहला हो जाएगा दोस्तों मेरे अलावा इन परिवारों का उपयोग कौन करेगा, ये ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों। दूसरा फिर है दोस्तों विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका दोस्तों। फिर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर होगा, फिर दोस्तों दूसरा होगा फिर कौन सा तरीका जो अध्यापिका को स्वयं शिक्षा शास्त्र और चिंतन में मदद करेगा, ये ऑप्शन 1 होगा दोस्तों। इन समावेशी शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। ऑप्शन ए है। फिर दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। ऑप्शन 3, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों में गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों ये सब गलत है दोस्तों। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यही सही आंसर है दोस्तों। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों में गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। कथन है पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है। दूसरा नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए की ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा देखते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है दोस्तों और आर की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए की। चलिए दोस्तों नंबर क्वेश्चन, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है दोस्तों? पठन वैकल्प, आलेख वैकल्प, गणन वैकल्प, ध्यान और अति सक्रियता विकार। दोस्तों आलेख विकल्प में दिक्कत होता है दोस्तों। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है और उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है दोस्तों? आलेख विकल्प का दोस्तों।
10वां नंबर देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं में पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, 1 नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों, उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यता आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्भरण पर बल देना चाहिए दोस्तों। तो शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकनों के विविध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, यही सही होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? अपसारी चिंतन सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है दोस्तों। कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? अपसारी चिंतन। समकालीन विचारधाराओं के आधार पर बाल विकास की प्रक्रिया है दोस्तों। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों के एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी हैं क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते हैं। का पूर्वानुमान, 3 नंबर का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो दोस्तों बहुआयामी है क्योंकि बच्चों विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में बढ़ते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई देती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि का निष्कर्ष निकालती है कि क और ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता को दोस्तों। इसको दर्शाती है क्रमबद्धता को, नहीं दोस्तों गलती, सकर्मक अनुमान को दोस्तों। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए दोस्तों? कक्षा में विद्यार्थियों अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव को लाते हैं। इसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। सही है दोस्तों, ये तो कंफर्म सही है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, गलत है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये सही है दोस्तों। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। 1, 3, 4 दोस्तों। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होते हैं दोस्तों? दोस्तों अपसारी चिंतन होता है, फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है, फिर नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता है। अभिसारी चिंतन नहीं होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? मुद्दों पर चर्चा को सुसाइड करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने की प्रक्रिया, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, फिर समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन पर एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना।
समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। हर समस्या के लिए यही सही है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना सही नहीं है दोस्तों। ये तीनों सही है दोस्तों। कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? तो मुद्दे पर चर्चाओं को सुसाहित करना और छात्रों को चर्चाओं में भाग लेने की प्रोत्साहित करना, ये सही है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं हो सकता। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुक्तः डैश हो, तो दोस्तों हो जाएगा स्वनिर्मित हो जाएगा दोस्तों। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुक्तः डैश हो, तो स्वनिर्मित हो, स्वनिर्देशित हो। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों? तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 1 और 2 और 3 सकारात्मक नकारात्मक प्रलोभन सुनिश्चित करना, ये गलत है दोस्तों। पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है दोस्तों? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, यही सही यही सुमेलित है दोस्तों। कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुंचे। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कैसे पहुंचे, सही बात है ये। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों की भी लगातार तुलना की जाती है, ये गलत है दोस्तों, यही निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तुलना करना सबसे गलत है, तुलना ये सब निगेटिव वर्ड है दोस्तों। 22 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान, यही युग्म सही है दोस्तों। इसे बोला ना, कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति की सही युग्म है? तो गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन केवल लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये गलत है दोस्तों। श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, ये भी गलत है। दृश्य हानि चित्रों द्वारा पुस्तकों उपलब्ध कराना, ये भी गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। तर्क, बच्चों स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही, आर सही व्याख्या करता है ए की, यही सही है दोस्तों, 1 नंबर सही है।
कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। एकदम सही है। अब बच्चों स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पर्यावरणीय कारक है दोस्तों? तो दोस्तों विद्यालय। पच्चीस नंबर देखिए दोस्तों, अभिकथन। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। सही विकल्प चुने। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। ये सही कौन है? ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह उनके आनुवंशिक बनावट जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये गलत है दोस्तों। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होता है, ये भी गलत है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है दोस्तों। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है दोस्तों? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है दोस्तों। लोरेन कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है और इस बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों? तो दोस्तों सामाजिक अनुबंध और विन्यास होगा दोस्तों। लोरेन कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों दूसरों के इरादे की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो सामाजिक अनुबंध और विन्यास है दोस्तों। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ये तो नहीं होगा दोस्तों। बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, इससे बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। दिव्यांग छात्र की शिक्षा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? अनिवार्य विशेष शिक्षा को दोस्तों। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। सामाजिक है दोस्तों। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, सामाजिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये पहला सेट खत्म हो गया दोस्तों। 31 नंबर। अर्थपूर्ण अधिगम को सुशायद करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए दोस्तों। संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। बच्चों के विकास का क्रम है दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट की ओर है दोस्तों। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक पर दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? एक पूर्व संक्रियात्मक होगा दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील शिक्षा में
एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पुनरुत्पादन या याद रखने की क्षमता को नापना, ये सब तो नहीं होगा। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यही होगा दोस्तों 3 नंबर। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल को और बढ़ें। विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए जरूरी है। यही आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क कराने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और विसंकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। और पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? यह वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के 100 चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और विन्यास। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के 100 चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और विन्यास पर। कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, यही सही नहीं है दोस्तों। उसके बाद आगे पढ़ लीजिए। देखिए, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों के समालोचना चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो, ये सब सही है दोस्तों, लेकिन यही गलत है। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? दोस्तों, स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या हो, यही होगा दोस्तों। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? सक्रिय होती है दोस्तों। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? सक्रिय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? बहुभाषावाद और समग्र शिक्षा दोस्तों।
विकासात्मक परिवर्तन है। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होता है, फिर रुक जाता है। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। यही होगा दोस्तों, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है दोस्तों। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया है। कौन सा युग्म सही मिलान है? शिशुवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुभव लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण एवं संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पना खेल करना शुरू करता है दोस्तों। तीन नंबर है दोस्तों सही। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण का व संरक्षण कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? गतिविधियां कार्य करते समय बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों को प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है? आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। डैश के इस्तेमाल पर विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। सामाजिक सहयोग वृद्धि। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल अनुवांशिक से प्रभावित, यही गलत है दोस्तों। विकास केवल अनुवांशिकता, केवल शब्द आया निगेटिव वर्ड है, निगेटिव में आंसर जाएगा। विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्त की आवश्यकता हो, नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को
अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। एक शिक्षिका विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है कि वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिसंज्ञानात्मक। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है कि वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकास करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिसंज्ञानात्मक। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो ए आर दोनों गलत है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। चलिए दोस्तों इससे आगे वीडियो अगला पार्ट में बनाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। दो सेट आज कराया गया है दोस्तों। आप लोग देखिए दोस्तों बढ़िया से 1 से 2 बार और टेलीग्राम से भी PDF डाल दिया जाएगा दोस्तों टेलीग्राम पे। थैंक यू।